हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एसए 299। एसए 299 में दो ऑडिटर ये एक और ये दूसरा ऑडिटर मिल के एक कंपनी के सिंगल एफएस, जैसे रिलायंस इंडिया है, रिलायंस इंडिया के सिंगल एफएस की ऑडिट दो ऑडिटर मिलके कर रहे हैं। एक ऑडिटर है बिग फोर का और एक ऑडिटर है लोकल सीए फर्म का। सर मतलब एक कंपनी के एक एफएस की दो लोग ऑडिट करते? यस, ऐसे ऑडिट को बोलते हैं जॉइंट ऑडिट ऑफ एफएस, और वहां पे एसए 299 एप्लीकेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और गाइस रियल में रिलायंस के दो ऑडिटर है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर दो ऑडिटर एक एफएस की ऑडिट करते हैं या दो से ज्यादा ऑडिटर, दो से ज्यादा ऑडिटर अगर एक एफएस की ऑडिट करते हो तो उसको भी जॉइंट ऑडिट ऑफ एफएस बोलते हैं। सर तो मतलब दो तो ठीक था, दो से ज्यादा लोग भी जॉइंट ऑडिट करते क्या? यस, एसबीआई बैंक के 24 जॉइंट ऑडिटर्स है। ये एसबीआई का एक सिंगल स्टैंड अलोन एफएस है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर का 24 लोग मिलकर सिंगल एसबीआई के एफएस की जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं। सर मतलब 24 लोग एक एफएस की ऑडिट कर रहे हैं एसबीआई की, तो 24 ऑडिट रिपोर्ट, 24 ओपिनियन नहीं तो फिर क्या है सर, कैसे ओपिनियन देंगे? अरे रुक तो जा, इसलिए तो एसए 299 पढ़ रहे। तो जहां पे भी दो या उससे ज्यादा ऑडिटर एक एफएस की ऑडिट करते वहां पे एसए 299 एप्लीकेबल हो जाता है। तो वही तो हमको देखना है। समझ में आ रहा है एवरीवन? सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग। तो एसए 299 के हिसाब से ये दोनों जॉइंट ऑडिटर अगर रिलायंस की ऑडिट करे सिंगल एफएस की तो कैसे प्लान करेंगे? तो पहले तो ये दोनों जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, मतलब अपना अपना काम बांट लेंगे। देखो रिलायंस का जामनगर गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रीज है इनकी, तो वहां जामनगर का लोकल लॉ और रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाता है रिलायंस के ऊपर। वो लोकल लॉ रेगुलेशन का जो वर्क है लोकल सीए को अच्छे से आता होगा। जो जॉइंट ऑडिटर है हमारे एग्जांपल में रिलायंस का, तो उसको ये वाला वर्क डिवाइड कर देंगे, बिकॉज उसको लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन, लोकल इंडस्ट्री का, लोकल सीए को अच्छा नॉलेज होगा, तो ये वर्क प्लानिंग स्टेज पे उसको डिवाइड कर देंगे। और अब रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी भी है, बाहर इनकी फॉरेन सब्सिडरीज वगैरह भी है। तो फिर भाई बिग फोर जो है, बिग फोर को जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर लॉज लगते हैं या जो भी बड़े लॉज है, अगर उस ऑडिट एरिया का, उस बड़े लॉज का, इंटरनेशनल लॉज का, मल्टीनेशनल लॉज का अच्छा नॉलेज, स्पेशलाइज है, तो वो वर्क बिग फोर को डिवाइड कर देंगे। तो पहले प्लानिंग स्टेज पे क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, दोनों ऑडिटर मिलकर डिवाइड करेंगे 299 के हिसाब से। अब हो सकता है कि कुछ काम डिवाइड हो जाए और कुछ काम डिवाइड ना हो जाए, तो कॉमन वर्क कैसे, जैसे भी हम लोग देखेंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, मतलब तुम लोगों ने एसए 220 में पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ऑडिटर को क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो दोनों जॉइंट ऑडिटर है ये दोनों मिल के, ये कॉमन काम ये दोनों मिल के डिसाइड करेंगे कि रिलायंस का उनको क्लाइंट एंगेजमेंट या ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। फिर कॉमन ऑडिट एरिया में और क्या आता है, जैसे 315 का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएगा। फिर बहुत ऐसी जगह है जहां पे वर्क डिवाइड नहीं हो सकता है, तो वो कॉमन एरिया का काम ये लोग मिलके करेंगे। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या आ सकता है उसमें कॉमन एरिया में। तो प्लानिंग स्टेज पे ये वर्क डिवाइड करेंगे, और जो कॉमन एरियाज है जो डिवाइड नहीं हो सकता है वो सब डिस्कस करेंगे प्लानिंग स्टेज पे। इससे इनको क्या पता चलेगा कि क्या क्या स्कोप ऑफ इनके ऑडिट का, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या स्कोप ऑफ ऑडिट है, क्या क्या काम करना है। तो ये प्लानिंग स्टेज पे स्कोप मिल जाएगा। फिर इनको असर्टन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। अब सपोज ये जो जॉइंट ऑडिट ये दोनों मिलकर कर रहे हैं रिलायंस का, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट है। तो नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट की जो ड्यू डेट होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करके सबमिट करना है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को सबमिट करने का जो ड्यू डेट होता है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 30 सितंबर है सपोज, 30 सितंबर 2025। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे प्लानिंग स्टेज पे इनको पता है कि 30 सितंबर तक दोनों को मिलके ये सिंगल कंपनी के सिंगल एफएस का ऑडिट रिपोर्ट देना है। तो इससे इनको क्या फायदा होगा, प्लानिंग स्टेज पे लोग अपनी टाइम टेबल बना सकते हैं, टाइमिंग की प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा काम
कैसे करें कि टाइमली रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट रिपोर्ट देना हम लोग टाइमली सबमिट कर सके। और फिर प्लानिंग स्टेज पे लोग क्या डिसाइड करेंगे। अब कई बार ऐसा हो सकता है भाई बिग 4 का सीए है और उसकी टीम है, लोकल फर्म का सीए और उसकी टीम है, तो लोग प्लानिंग स्टेज पे शुरू में ही डिसाइड कर रहे हैं कि भले दोनों का वर्क डिवाइडेड है और कुछ कॉमन एरियाज है, तो सपोज कुछ कॉमन एरियाज में लोकल सीए फर्म का बंदा स्टाफ कुछ काम कर रहा है कॉमन एरिया में, और कुछ सिग्निफिकेंट चीज आ गई, कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर आ गया, जैसे जो कॉमन एरिया का काम कर रहे हैं ना उसमें रिसेंटली लॉ में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो गया। कॉमन एरिया के वर्क में रिसेंटली लॉ में अमेंडमेंट हुआ है। अब वो जो लोकल सीए फर्म के स्टाफ है वो कॉमन एरिया में प्रॉपरली उनकी टीम काम नहीं कर पा रही है, तो ये लोग प्लानिंग स्टेज पे पहले से डिसाइड कर अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे, हम ये चीजों को कंसीडर करेंगे दोनों मिलके, बिकॉज कॉमन एरिया का काम है, और दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर आ गया है, कॉमन एरिया का जो वर्क है वहां पे जो लॉ है रिसेंटली अमेंड हुआ है, और फिर उसमें जो हमारे लोकल सीए फर्म की एंगेजमेंट टीम है उनको कैसे काम करना चाहिए, कैसे डायरेक्शन देना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, तो लोग प्लानिंग स्टेज में पहले से डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोनों एक दूसरे की टीम को डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगे। अगर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर हुआ तो ये कब डिसाइड होगा, प्लानिंग स्टेज पे। तो मतलब गाइज यहाँ पे वो डायरेक्शन में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। मुझे बताओ गाइज, तुमने लेसन नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा है। ऑडिट प्लान के लिए पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, जिसमें पहले स्कोप डिसाइड होता है, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से टाइम कब तक ऑडिट करना है, एंड फिर डायरेक्शन कब देना है, कोई अगर सिग्निफिकेंट फैक्टर आ गया तो DSTD। क्या ऑडिट प्लान बनाने के लिए पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, तो वही तो चीज है, ये कोई नया चीज थोड़ी है 299 में, दिस इज रिपीटेशन, बस लिखने का तरीका अलग है। जो पॉइंट्स थे फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी वही पॉइंट ऐसे 299 के ऑडिट प्लानिंग में भी सेम पॉइंट है, समझा। और अगर आपको पता लगे तो ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करने के लिए 5 पॉइंट्स थे, 3 हो गए, 2 और है, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, आप सिमिलर सेम आंसर लिख सकते हो। अभी हमने बोला कि कुछ कॉमन वर्क होगा, तो कॉमन वर्क जो होगा प्लानिंग स्टेज पे ये लोग डिसाइड कर लेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब अगेन मैंने ऑलरेडी बोला SA 220 के हिसाब से क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना है कि नहीं, रिलायंस इंडिया का काम इन दोनों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इसके लिए लोग रिलायंस इंडिया की इंटीग्रिटी देखेंगे। अगर इंटीग्रिटी देखने के बाद, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करने के बाद अगर उनको लगता है रिजल्ट फेवर में, मतलब रिलायंस इंडिया एक इंटीग्रिटी वाली कंपनी और ये दोनों उनकी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनको प्लानिंग स्टेज में डिसाइड करना है कि उसके रिजल्ट के हिसाब से काम एक्सेप्ट करेंगे। या कोई सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर, हो सकता है ये दोनों जॉइंट ऑडिटर लास्ट ईयर ऑलरेडी इन्होंने रिलायंस इंडिया की ऑडिट परफॉर्म की थी, तो इस बार उनको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 22-23 में ऑलरेडी ये लोग ने ऐसा सिमिलर ऑडिट एंगेजमेंट मिलके जॉइंट ऑडिट लोग ने रिलायंस की थी, तो 23-24 में इनको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्लाइंट का काम एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअंस करने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है गाइस, एंड फिर अगेन असर्टन करना है। अगर देखो हमने पढ़ा है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट का ही पार्ट है कि यहाँ पे आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी तो देखते हो, बाद में सीए फर्म को क्लाइंट का काम मतलब रिलायंस इंडिया का काम एक्सेप्ट करे तो दोनों जॉइंट ऑडिट को देखना है। रिसोर्सेज मतलब उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ है, क्या उनके पास कॉम्पिटेंसी है, क्या उनके पास कॉम्पिटेंसी है इस एंगेजमेंट का काम अचीव कर सके। समझ में आ रहा है, कहाँ पढ़ा था ये, याद है ना, ICE SA 220 में क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करेंगे, वो तो ऊपर चला गया, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट है। इवन ये पॉइंट भी कि जो ह्यूमन रिसोर्स को लेके जॉइंट ऑडिटर जाएंगे ऑडिट करने, क्या वो ऑडिट का गोल अचीव कर पाएंगे, तो वो थी कंपिटेंसी, मेरी ह्यूमन रिसोर्स की टीम की कंपिटेंसी है। दोनों पॉइंट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट का ही बस 2 पार्ट में लिखा है, तो हमको ये भी चेक करना है। ठीक है, जॉइंट ऑडिटर को प्लानिंग स्टेज पे कि इनकी स्टाफ कॉम्पिटेंट है जॉइंट ऑडिट के एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो गाइज ये सिमिलर पूरा ऑडिट प्लानिंग का जो पूरा पॉइंट है ये 5 सेम पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ता है फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है एवरीवन। और अगर पता होगा तो इसका कोड भी आप लोगों को पता होगा, हम लोग कैसे वहां पे ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये 5 पॉइंट याद रखते थे, यहाँ पे भी वो कोड फॉलो करना है। देखो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब पीनट, जॉइंट ऑडिटर्स क्या करेंगे, पीनट खाएंगे, और पीनट एक ऐसा रिसोर्स है, पीनट खाएंगे तो इनके ह्यूमन रिसोर्स भी पीनट खाएंगे, पीनट खाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट और नेसेसरी गोल अचीव कर सकते हैं। तो पीनट खाएंगे ये लोग, पीनट खाएंगे तो ये लोग कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, इनकी स्टाफ कॉम्पिटेंट बन जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे,
ऑडिट एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद जॉइंट ऑडिटर क्या करेंगे, भाई पीनट खाया है, एनर्जी है, अपन अपना एनर्जी उसके हिसाब से वर्क क्या कर लेंगे, डिवाइड, मतलब स्कोप ऑफ वर्क। फिर भाई पीनट खाते हैं तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो पहले से प्लानिंग स्टेज पे टाइम डिसाइड कर लेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि कौन सा ऑडिट रिपोर्ट देना है, कौन से टाइम तक, टाइमिंग बदल जाएगा। एंड फिर डेफिनेटली डायरेक्शन कब देना है एक दूसरे की टीम को। अगर कॉमन एरिया में कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर आ गया जिससे दोनों के स्टाफ काम नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्शन कैसे देना है, तो पीनट खाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स को कॉम्पिटेंसी पावर मिलेगी, ये दोनों चीजों की तो काम एक्सेप्ट करेंगे। फिर स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ऐसे याद रखो, पीनट रिसोर्सेज एसटीडी, इससे याद रखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन, एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है, और ऐसे 299 के हिसाब से जॉइंट ऑडिटर को भी ऑडिट प्लानिंग करना, तो ये पॉइंट्स ध्यान देना गाइस। मैं कंटिन्यूसली रिपीटली बोल रहा था कि आपको आंसर भी याद रहे, ठीक है। तो अब प्लानिंग हो गई। अब गाइस ऑडिट प्लान वगैरह बनाने के बाद प्लान के हिसाब से क्या करेंगे, 315 का रिस्क असेसमेंट करेंगे। अभी मैंने बोला कि गाइस देखो, रिस्क असेसमेंट एक ऐसा एरिया जहां पे कॉमन रिस्क असेसमेंट हो सकता है, ऐसे 315 के हिसाब से। अब क्या होगा, जैसे जो वर्क डिवाइड किया है, लोकल एरिया या लोकल लॉस के रिलेटेड जो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, जो एंटिटी के एनवायरनमेंट की, लोकल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो कौन सा जॉइंट ऑडिटर लेगा, वो लोकल सीएफएम का। और जो भाई मल्टीनेशनल लॉस जानता है, रिलायंस के भाई मल्टीनेशनल कंपनी पे जो लॉ लगती है, बिग 4, उस हिसाब से एंटिटी की एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा। लेकिन दोनों जब अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, 315 करके आएंगे, तो आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने अंडरस्टैंड किया, क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, बराबर है। बिकॉज क्या होता है, एक रिस्क, अगर सपोज एक बिग 4 वाले को कोई रिस्क मिली अंडरस्टैंडिंग से, हो सकता है वो रिस्क इंटर रिलेटेड वो लोकल सीए फर्म के रिस्क को भी अफेक्ट कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। एंड डेफिनेटली जो कॉमन एरिया वहां पे, तो इनको अगेन कॉमन एरिया में मिलके दोनों को क्या करना है, 315 की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो रोमम में ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसीडर, अपना अपना पार्ट कंसीडर करना है, इवन कॉमन पार्ट भी कंसीडर करना है। असेस करेंगे अपना अपना रोमम एंड कॉमन पार्ट का भी रोमम, और फिर एक दूसरे को कम्युनिकेट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। भले अलग अलग वर्क का लोग ने अलग अलग रिस्क असेसमेंट किया है, बट एक रिस्क दूसरे रिस्क को अफेक्ट कर सकता है, दूसरे के एरिया को, इसलिए इसका डिस्कशन भी करना जरूरी है। 315 का रोमम ऐसे होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। अब गाइज इन्होंने प्लान के हिसाब से वर्क डिवाइड कर लिया, 315 में रिस्क असेस कर लिया कि रिस्क कितना है, क्या है। अब आप लोगों को पता है 315 के रिस्क के बाद 330 में डिसाइड होता है ना, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो दोनों डिसाइड करेंगे कि अपने अपने डिवाइडेड वर्क में कितना नेचर, कौन से एक्सटेंट, कौन से टाइमिंग का ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, और दोनों कॉमन एरिया में कौन से नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग का ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो जॉइंट ऑडिटर को डिस्कस करना है और डॉक्यूमेंट करना है कि कौन से नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ये लोग लगाएंगे। जैसे कॉमन एरिया का तो दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे, और दोनों मिलकर नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, जो उन्होंने 315 की रिस्क में देखा है। और जो इनके एलोकेटेड एरिया है, अलग अलग एरिया का काम ये लोग अलग अलग करेंगे, डिवाइडेड एरिया का काम ये लोग अलग अलग करेंगे। बट डेफिनेटली 315 मैंने क्या बोला, डिवाइडेड एरिया का करने के बाद दोनों डिस्कस करते कि तेरे को क्या रिस्क मिला 315 के डिवाइडेड एरिया में, और तेरे को क्या मिला। तो दोनों जन मिलके 330 का, इस डिवाइडेड एरिया का 330 का जो नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, भले वो अलग अलग एग्जीक्यूट करेंगे, बट उसकी डिस्कशन साथ में करेंगे कि भाई मैं डिवाइडेड एरिया में ये नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, तो ये लगा, और कॉमन का तो मिलकर ही करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस। अभी हमने ऊपर बोला जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी था, क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करने के बाद एंगेजमेंट लेटर होता है, तो यहाँ पे कॉमन एंगेजमेंट लेटर दोनों को ऑब्टेन करना है। एंड अगेन ऑडिट करने के टाइम पे कई बार हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, तो कई बार वो ओरली रिप्लाई करता है। मैनेजमेंट से जब इंक्वायरी करते तो कई बार वो ओरली रिप्लाई करता है। सपोज हमने मैनेजमेंट को इंक्वायरी किया और उसने कुछ ओरली इंपॉर्टेंट बात बोली, तो हम बोलते हैं नहीं, इसके लिए हमको WR चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे दोनों को कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। समझ में आ रहा है। तो कॉमन WR लेना चाहिए। अगर आपने 580 पर पढ़ा है तो आपको पता है हर काम के लिए आप एक कॉमन WR ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइडेड काम इसने अपना किया, उसने अपना डिवाइडेड काम किया, उसकी कुछ क्वेरी है उसके लिए WR चाहिए, और फिर कॉमन काम के लिए कुछ WR चाहिए। तो एक ही बार ये लोग एंड में जाएंगे, एक ही बार में वो 3-4 पेज में उसके डिवाइडेड कॉमन एरिया का WR दे देगा, उसके डिवाइडेड एक ही सिंगल पेज पे एक ही बार में भाई मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता हूं इस डिवाइडेड एरिया के रिलेटेड, फिर उसके नीचे पॉइंट 2 में इसके डिवाइडेड एरिया के रिलेटेड, और ये कॉमन एरियाज के रिलेटेड। तो एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर में सब कुछ कवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एंड डेफिनेटली अब इन लोगों ने वर्क डिवाइड कर लिया है,
315 का रिस्क असेसमेंट कर लिया है, एंड डेफिनेटली क्या नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर 330 में लगाएंगे वो भी डिसाइड कर लिया है। तो अब इनको क्या करना है, जो भी वर्क ये लोग ने एलोकेट किया, वर्क एलोकेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट में लिखेंगे इसका काम ये, उसका काम ये, और वो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को लोग साइन करेंगे, सारे जॉइंट ऑडिटर्स साइन करेंगे, एंड फिर साइन करके इनको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। बहुत जरूरी, जॉइंट ऑडिटर ने जो जो वर्क एलोकेट किया उसका डिवीजन करने के बाद इनको कम्युनिकेट करना है। भाई वो बोलेंगे देखो ये काम, टीसीडब्ल्यूजी बोलेंगे ये काम हमने डिवाइड किया है, हम दोनों ने साइन भी कर दिया, ये मेरा काम है, ये इसका काम है, ताकि आगे जाके झगड़ा ना हो। तो ये लोग जो वर्क एलोकेशन करते हैं इसका डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब भाई ये लोग ने अपना अपना वर्क डिवीजन का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया, अब अपना अपना वर्क, डिवाइडेड वर्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, कॉमन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या लिखा है, जैसे जो डिवाइडेड वर्क है, फॉर ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग्स जॉइंट ऑडिटर में जो डिवाइडेड वर्क है, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। डेफिनेटली भाई तूने लोकल एरियाज के लॉ का काम लिया तो उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन कर, वो अपना भाई मल्टीनेशनल लॉज का वो अपना एग्जीक्यूशन करेगा, बराबर है, इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। भाई वो लोकल एरिया का सीए लोकल एरिया में जो ऑडिट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। एंड जो बिग फोर और सीए फर्म है मल्टीनेशनल चीजों की जो वो ऑडिट करेगा, तो भाई वो चीजों के ऑडिट प्रोसीजर के लिए वो जिम्मेदार है, वो अपना एग्जीक्यूशन खुद करेगा। तो जहां पे वर्क डिवाइडेड है वहां पे लोग अपने अपने जिम्मेदारी के लिए सेपरेटली लाइबल होंगे। बट कुछ ऐसी भी जगह देखो, कुछ ऐसी भी जगह देखो वहां पे, ऑन दी अदर हैंड ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शुड बी जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो जॉइंटली एंड सीवियरली मतलब कॉमन वर्क के लिए, जहां पे कॉमन वर्क है वहां पे लोग जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे 6 पॉइंट से, ऐसे 6 जगह है जहां पे लोग जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑडिट वर्क के लिए। तो इट इज एज गुड एज लाइक कॉमन वर्क में जैसे जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होते उसी तरीके से यहाँ पे भी होंगे। पहला तो वो काम जो अनडिवाइडेड रह गया, गाइस जो काम डिवाइड नहीं हो पाया तो क्या रह गया, वो कॉमन हो गया। ऑडिट वर्क विच अनडिवाइड अमंग जॉइंट ऑडिटर, जो डिवाइड नहीं हो पाया तो वो कॉमन हो गया, वो सब ऑडिटर को साथ में मिलके करना है, और जॉइंट ऑडिटर लोग यहाँ पे जॉइंटली सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर जो भी डिसीजन इन लोग ने जॉइंट ऑडिटर ने मिलके लिया ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन एरिया, गाइस देखो पॉइंट 1 में क्या था, जो कॉमन एरिया है, अनडिवाइडेड एरिया मतलब जो कॉमन एरिया है उसका एग्जीक्यूशन कैरीड आउट प्रोसीजर के लिए दोनों जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पे अगेन कॉमन एरिया की बात है, बट वो कॉमन एरिया की प्लानिंग की बात करो, ऊपर एग्जीक्यूशन कैरीड आउट मतलब एग्जीक्यूशन के लिए दोनों जिम्मेदार है। यहाँ पे लोगों ने कॉमन ऑडिट एरिया का जब प्लानिंग बना रहे थे तो कॉमन ऑडिट एरिया में प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे ऑडिट करेंगे, तो उस टाइम पे दोनों ने मिलकर कुछ डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन के लिए प्लानिंग में जो डिसीजन लिया है कॉमन एरिया के लिए उसके लिए वो दोनों जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो 1 वाला एग्जीक्यूशन है, 2 वाला प्लानिंग स्टेज पे क्या इन्होंने जॉइंटली डिसीजन लेके कॉमन एरिया कैसे करेंगे। फिर थर्ड, अब थर्ड वाला गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम, मतलब गाइस ध्यान से समझना, सपोज एवरीवन जो बिग 4 वाला ऑडिटर है वो स्टॉक चेक कर रहा है रिलायंस इंडिया का, और जो लोकल सीए फर्म है, जो लोकल सीए फर्म है वो डेटर चेक कर रहा है, और रिलायंस इंडिया ने कैश क्रेडिट सीसी लोन लेके रखा है, रिलायंस इंडिया ने कैश क्रेडिट सीसी लोन लेके रखा है। अब हुआ क्या, बिग 4 वाले ने जब स्टॉक का ऑडिट शुरू कर दिया, अपने पार्ट का काम, वो डिवीजन ऑफ वर्क का काम शुरू कर दिया, तो जब वो स्टॉक चेक कर, तो मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस, उसको पता चला कि उस स्टॉक के अंदर, उसको पता चला ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनीवन, तो बिग 4 ने क्या किया, स्टॉक की ऑडिट किया और उसमें उसको कुछ नोटिस में आया, जो उसने जॉइंट ऑडिटर, एक जॉइंट ऑडिटर बिग 4 का जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा दूसरे जॉइंट ऑडिटर को सच मैटर। तो हुआ क्या है, स्टॉक के अंदर बहुत मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, स्टॉक जो इन्वेंट्री है वो लो क्वालिटी का है, ठीक है, और फिर इन्वेंट्री बहुत सारी चोरी हो रही है, ऐसा कुछ पता चला बिग 4 के ऑडिटर को। तो ये मैटर को जो बिग 4 के ऑडिटर ने नोटिस किया बाय एनीवन,
ऑफ देम, जो उसने नोटिस किया, वो क्या करेगा, शेयर करेगा सच मैटर, किसको, अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, मतलब अमंग जॉइंट ऑडिटर यहाँ पे मतलब जो अदर ऑडिटर लोकल सीए को वो बोलेगा भाई स्टॉक के अंदर तो बहुत सारी खराबी है और इसी स्टॉक के अगेंस्ट लोन दिया है, स्टॉक तो चोरी हुई है, इसी स्टॉक के अगेंस्ट सीसी लोन दिया है। तो दूसरा जॉइंट ऑडिटर क्या बोलेगा, हाँ यार सीसी लोन तो डेटर के अगेंस्ट भी देते, तो तू जो मुझे बता रहे कि स्टॉक के अगेंस्ट सीसी लोन दिया है, स्टॉक में इतना गड़बड़ है, तो डेटर के अगेंस्ट भी सीसी लोन देते। अच्छा हो तूने मुझे बता दिया कि स्टॉक में इतनी गलती, अब मैं डेटर को चेक करने के टाइम पे ये गलतियों को ध्यान में रखूंगा कि ये लोगों ने सीसी लोन कैसे पास किया। तो अगर दूसरे जॉइंट ऑडिटर लोकल ऑडिटर को बताया गया है बिग फोर ने कि ऐसा गड़बड़ है और फिर दोनों एग्री करते हैं, बिकॉज स्टॉक के अगेंस्ट भी सीसी लोन मिलता है डेटर के, और दोनों एग्री करते हैं कि भाई स्टॉक में इतना मिसस्टेटमेंट है, बिग फोर वाले ने बताया किसको, लोकल सी को, तो दोनों एग्री करते हैं यार दोनों को इससे काम अफेक्ट हो रहा है बिकॉज सीसी लोन दोनों के अगेंस्ट दिया है। अगर दोनों इस काम पे, पहले जो डिवाइडेड काम था ये, अब लेकिन एक ने नोटिस में लाया और दूसरा एग्री करता है उसके साथ, बिकॉज दोनों के लिए क्या ये इंटर रिलेटेड है, तो अब ये दोनों डेटर और स्टॉक के लिए दोनों ही जिम्मेदार होंगे, इन कॉमन एक्टिविटी बन जाएगी। अब ये क्या बन जाएगी, कॉमन एक्टिविटी। ये बात क्लियर है कि पहले स्टॉक दूसरे की जिम्मेदारी थी, डेटर दूसरे की जिम्मेदारी थी, बट स्टॉक डेटर के अगेंस्ट सीसी लोन दिया है, कैश क्रेडिट लोन जो बैंक ऑडिटर में पड़ा है, और उसमें स्टॉक में गड़बड़ मिला एक जॉइंट ऑडिटर को, तो वो गड़बड़ उसने क्या किया, दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताया, और दोनों का काम इससे अफेक्ट हो रहा है बिकॉज सीसी लोन दोनों के अगेंस्ट देते, तो दोनों ने बोला चलो ये वर्क अभी तक डिवाइडेड, बट अभी एग्री कर लेते कि ये दोनों जो अलग अलग वर्क था कॉमन मिलके करेंगे, तो अब दोनों इस काम के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। फिर डेफिनेटली एफएस को एग्जामाइन करेंगे दोनों जॉइंटली, चेक करेंगे कि रेलिवेंट स्टैच्यू मतलब कंपनीज एक्ट वगैरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे। दोनों का काम है कि एफएस का एग्जामिनेशन करे कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से एफएस बन रहा है कि नहीं। अगेन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एफएस इज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन किया है कि नहीं। अब देखो ये जो पॉइंट 4 है, तो यहाँ कंपनीज एक्ट के सेक्शन 128 में लिखा है बहुआ मेंटेन करना, 129 में लिखा है एफएस बनाना, फिर लिखा है एएस फॉलो करना, तो वो सब ऊपर आ गया। फिर 128 में लिखा है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना, वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से अकाउंटिंग करना, तो पॉइंट 4 में इन दोनों की कॉमन जिम्मेदारी चेक करना। और जो 5th में, ये भी एफएस के रिलेटेड पॉइंट है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा कि नहीं, ये दोनों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए लोग जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड डेफिनेटली ऑडिट रिपोर्ट जो ये देंगे, अब ऑडिट रिपोर्ट पे मैं आगे और बताऊंगा रिपोर्टिंग स्टेज पे, बट फिलहाल ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो ऐसे 700 के हिसाब से होता है जो आईसीआई ने इशू किया है। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एक कंपनीज एक्ट में है, तो वो फॉर्मेट, फिर ऑडिट रिपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट है ऐसे 700 के साथ, तो वो पालन कर रहे हैं कि नहीं दोनों ऑडिटर, वो दोनों ऑडिटर की जिम्मेदारी चेक करने का कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ऑडिट रिपोर्ट का जो कंप्लायंस पालन है वो ऐसे और लॉ के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये 6 पॉइंट्स है जहां पे दोनों ऑडिटर की जॉइंटली एंड सीवियरली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस 6 जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे जो हमने ऊपर बोला वर्क जहां पे डिवाइड किया है वहां पे इनकी अलग अलग जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इस 6 जगह पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली है। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, मैं बता दूं आईसीआई ने मॉड्यूल में इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं दिया है, बट ये आ सकता है एग्जाम में, ये ऐसे 299 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब गाइस इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जो भी मैटर्स एक हो गया, फिर अनडिवाइडेड वर्क है, और फिर जो लोग ने डिसीजन कॉमन एरिया का प्लानिंग पे लिया वो, ठीक है। अगेन जो इनका एफएस है, हाँ बराबर, जो इनका ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सब मुद्दा MUDA मुद्दा, मतलब ये मुद्दे पे ये लोग जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल। और मुद्दा क्या एफएस का है, एफएस के 2 मुद्दे, तो MUDA मुद्दा मतलब मैटर्स, ये मैटर्स पे, ये मुद्दा पे, और 2 मुद्दे हैं एफएस के 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये कि वो रेलिवेंट स्टैच्यू एफएस का फॉलो है कि नहीं वो एग्जामाइन करेंगे, और एक मुद्दा है कि वो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से हुआ है कि नहीं। मुद्दा एफएस का 2 मुद्दा है, वहां पे लोग जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल है। कैसे याद रखेंगे, M से मैटर्स जो ब्रॉट टू द नोटिस, फिर U से अनडिवाइडेड वर्क के लिए जिम्मेदार होंगे लोग, D से डिसीजन जो कॉमन एरिया की प्लानिंग स्टेज पे उसके लिए, A से ऑडिट रिपोर्ट के
फॉर्मेट कंप्लायंस के लिए दोनों जिम्मेदार होंगे। और मुद्दा क्या, एफएस का, एफएस का, तो एफएस के रेलिवेंट लॉ को एग्जामाइन करेंगे दोनों जॉइंटली और जिम्मेदार होंगे, और एफएस के प्रेजेंटेशन का। तो याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मुद्दा एफएस, एफएस। समझ में एवरीवन? अगेन ये तो हो गया जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कोऑर्डिनेशन। क्या है गाइस? कोऑर्डिनेशन। इफ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर रेलिवेंट टू द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, तो मुझे बता सकते हो ये कौन सा है? एक जॉइंट ऑडिटर कुछ काम कर रहा था, अपने एरिया का काम कर रहा था। सपोज जो बिग फोर सीए फर्म है वो अपने मल्टीनेशनल लॉज वो सब बड़े काम देख रहा था। वो काम देखने के टाइम पे उसकी नजर में कुछ लोकल सीए के लोकल इंडस्ट्री का कुछ उसको चीज नोटिस हुई, कुछ गड़बड़ नोटिस हुई, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बिग फोर सीए फर्म वाला है जिसने वो लोकल एरिया का कुछ गड़बड़ देखा, हालांकि माना कि लोकल एरिया के लिए बिग फोर वाला जिम्मेदार नहीं, बट अगर उसने कुछ गड़बड़ देखा है तो वो क्या कर सकता है? ये कम्युनिकेट कर देगा लोकल एरिया के सीए फर्म को। देखो यहाँ पे ये लिखा है, जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस ए मैटर रेलिवेंट टू द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ other joint auditor and deserve their attention और require disclosure और discussion with, तो यहाँ पे हमने बोला जो मैटर relevant to areas of responsibility of other joint auditor, मतलब बिग फोर ने लोकल फर्म के लाके दिया, वो लोकल फर्म अगर डिजर्व करता है अटेंशन तो बिग फोर को उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। और एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, मतलब जो अदर जॉइंट ऑडिटर लोकल फर्म वो खुद बोल रहा है बिग फोर को, अरे यार ये जो तुमने बताया ना, ये तो यार मेरे जजमेंट के हिसाब से ये जो रिस्क है तुमने जो नोटिस किया है भाई, ये तो लोकल लॉ का है, ये तो मेरे को अफेक्ट करेगा, अच्छा तुमने मुझे बता दिया। कम्युनिकेट द सेम टू ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर्स, जिसको पता चलेगा वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को राइटिंग में बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। समझ में आ रहा है? इसको कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, अब गाइस ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है कि हर जॉइंट ऑडिटर को तीन चीजें अज्यूम करना है। पहला, हर जॉइंट ऑडिटर को ये अज्यूम करना है कि देखो अभी लोकल सीए फर्म का काम डिवाइडेड है, बिग फोर का काम डिवाइडेड है, दोनों अज्यूम करेंगे कि दोनों अपना डिवाइडेड काम अच्छे से कर रहे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से कर रहे, कंपनी लॉ फॉलो करके कर रहे, ये अज्यूम करना है। तो इनको अज्यूम करना कि कैरी आउट करे वो लोग देयर पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क, और वो लॉ के हिसाब से ऐसे के हिसाब से कैरी आउट कर रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे का काम रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, अज्यूम कर रहे कि दोनों अपना काम बराबर करें। सेकंड अजम्पशन क्या है कि अगर एक जॉइंट ऑडिटर को, जो भी कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, अगर एक जॉइंट ऑडिटर को कुछ ऐसा गड़बड़ नोटिस होता है और वो गड़बड़ नोटिस जो हुआ वो किसके रिलेटेड है, जैसे बिग फोर को कोई नोटिस गड़बड़ हुआ वो किसके रिलेटेड है? अदर लोकल सीए फर्म का। तो हम अज्यूम कर रहे कि अगर उसको ऐसा कुछ मिला तो वो आके वो ऑब्जर्वेशन दूसरे सीए फर्म को बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट राइटिंग में बताएगा, ऐसा हम अज्यूम करते कि वो बताएगा। एंड थर्ड, ये कोऑर्डिनेशन ऊपर जो पड़ा। थर्ड है, अगर दो जॉइंट ऑडिटर, एक बिग फोर वाला और भाई एक लोकल सीए फर्म वाला, इसमें से हो सकता है, देखो दो जॉइंट ऑडिटर में से एक ऑडिटर ऐसा भी है, अब देखो बिग फोर वाला प्लस लोकल, ये दोनों मिलके रिलायंस की हेड ऑफिस की ऑडिट तो कर ही रहे हैं, साथ में बिग फोर रिलायंस के एक ब्रांच की भी ऑडिट कर रहा है। सर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ब्रांच ऑडिट पड़ा है ना, हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच की भी ऑडिट कर सकता है, एक दो ब्रांच की। तो एक ब्रांच की ऑडिट रिलायंस के बिग फोर कर रहा है, और साथ में बिग फोर लोकल सीए फर्म के साथ हेड ऑफिस में जॉइंट ऑडिटर है। तो यहां पे जो लोकल सीए फर्म है ना, वो क्या करेगा? अज्यूम करेगा एफएस ऑफ ए डिवीजन या ब्रांच, जो रिलायंस का ब्रांच है, और उस ब्रांच का ऑडिटर कौन है? जॉइंट ऑडिटर बिग फोर उस ब्रांच का भी ऑडिटर है। तो जो अदर ऑडिटर कौन है गाइस? यहाँ पे अदर ऑडिटर कौन है? यहाँ पे अदर ऑडिटर जो लोकल सीए फर्म है वो एंटाइटल्ड है, और वो अज्यूम कर सकता है कि जो एफएस है उस ब्रांच की, रिलायंस के ब्रांच की जो एफएस है वो ट्रू और फेयर है, ऐसा वो अज्यूम कर सकता है। समझे एवरीवन? एक बार फिर बताता हूं, बिग फोर का सीए प्लस लोकल सीए ऑलरेडी दोनों मिलके रिलायंस के एचओ की ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन बिग फोर का सीए रिलायंस के एक अंधेरी ब्रांच का भी ऑडिट करता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि जो जॉइंट ऑडिटर है एक ब्रांच की भी ऑडिट करता है, तो लोकल सीए फर्म को अज्यूम करना है कि जो बिग फोर जॉइंट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस लोकल ब्रांच के एफएस लॉ का पालन करता है और फेयर ट्रू व्यू डिवीजन ब्रांच का बताता है, ऐसा वो अज्यूम करेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अपने को सारा कवरेज करना है, आईसीआई के मॉड्यूल में दिया था इसलिए हमने डाल दिया है टॉपिक। अगेन गाइस, अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, यही सवाल है ना तुम लोग का कि एक
कंपनी का ऑडिट, एक सिंगल एफएस की ऑडिट दो जॉइंट ऑडिटर कर रहे हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा गाइस, मुझे बताओ। एफएस तो एक ही है ना, और दोनों ने वर्क डिवाइड भी किया है, समझ में आ रहा है, दोनों ने वर्क डिवाइड किया है, तो एक ही एफएस की ऑडिट हो रही, तो जनरली ऑडिट रिपोर्ट भी एक ही होगी, कॉमन। तो देखो, जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इश्यू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, दोनों एक ही ऑडिट रिपोर्ट देंगे, कॉमन रहेगा दोनों का एक ही, और एक ही ओपिनियन रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोनों एक ही कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, ऊपर लिखा है जॉइंट ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैंने अभी ये एसबीआई का दिखाते, देखो ये 24 लोग ऑडिट कर रहे हैं, बट ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही, साइन 24 लोग की, उसी तरह हमारे एग्जांपल में 2 लोग की साइन रहेगी, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही है ना, ये देखो ऑडिट रिपोर्ट एक ही है, ये ऑडिट रिपोर्ट ये एक ही रहेगी, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों जॉइंट ऑडिटर जो है आपस में एग्री नहीं करे, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट कब हो सकता है, दोनों बोल रहे कि ट्रू एंड फेयर, कंपनी जबरदस्त है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दे दो। बट हुआ क्या, यहाँ पे बिग 4 वाला बोल रहा है कि शाणे मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, और लोकल सीए फर्म बोल रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें, तुम बोलो अब क्या करें, क्या सर दो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दे दे। देखो दोनों ही इंडिपेंडेंट सीए है, जॉइंट ऑडिटर है बट दोनों ही इंडिपेंडेंट है। बिग 4 जो बोलेगा उससे दूसरा लोकल इंडिपेंडेंट सीए इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और लोकल इंडिपेंडेंट सीए बिग 4 को जो बोलेगा, तो बिग 4 भी एक इंडिपेंडेंट सीए, दोनों एक दूसरे की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर दोनों का ओपिनियन डिसएग्री होता है, ये बोलता है मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, ये बोलता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बिग 4 बोल रहा है मैंने जो मेरे एरिया का वर्क किया तो मेरे हिसाब से मॉडिफाइड आना चाहिए, और लोकल सीए फर्म बोल रहा है मैंने जो मेरे एरिया का और जो कॉमन वर्क किया उससे मुझे लगता है कि अनमॉडिफाइड है। दोनों का ओपिनियन अगर डिसएग्री हो रहा है तो लॉ बोलता है दोनों सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते, बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, दोनों अपने अपने मालिक है। और अगर ऐसा हुआ दोनों डिसएग्री करते ऑडिट रिपोर्ट में, तो दोनों जब ऑडिट रिपोर्ट अपना अपना सेपरेटली इश्यू करेंगे, जैसे बिग 4 वाला जब अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में पता ना एक पैराग्राफ होता है, वहां रेफरेंस देना पड़ता है, तो वो जाएगा अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में बिग 4 वाला अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो उसने ओपिनियन में लिख दिया रहेगा मॉडिफाइड ओपिनियन, बिग 4 वाले ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ में लिख दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन एक पैराग्राफ और होता है अदर मैटर पैराग्राफ, ऐसे 700 में पढ़ा है, वहां पे बिग 4 वाला जाके लिखेगा, रेफरेंस देगा कि भाई मैंने डिवीजन ऑफ वर्क है तो मैंने ये वर्क किया है, जो बचे हुए डिवीजन ऑफ वर्क है वो वर्क एक दूसरे लोकल सीए ने किया है और कॉमन एरिया हमने दोनों ने मिलकर किया है, तो रेफरेंस देगा कि कुछ काम दूसरे सीए ने किया है, उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट है, तुम वो भी चेक कर सकते हो। अगेन जब लोकल सीए फर्म अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा तो अपने ओपिनियन पैराग्राफ में ये अनमॉडिफाइड देगा, इसने मॉडिफाइड किया था, ये अनमॉडिफाइड, दोनों डिसएग्री कर रहे हैं, और ये फिर अपने अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेगा कि ये डिवाइडेड वर्क, मैंने जो डिवाइडेड वर्क किया उस बेस से अनमॉडिफाइड दे रहा हूं मैं, लेकिन कुछ डिवाइडेड वर्क और कुछ कॉमन एरिया का वर्क दूसरे सीए ने किया उसका रेफरेंस भी देगा, ताकि यूजर दूसरे सीए का भी ऑडिट रिपोर्ट रेफर करके डिसाइड कर सकते कि कौन सा ओपिनियन पे रिलाई करना और कौन सा नहीं। तो रेफरेंस देना जरूरी है, अदर मैटर पैराग्राफ में देते, कहां पढ़ा है, ऐसे 700 की सीरीज में, बोलो पढ़े कि नहीं पढ़ा है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है गाइस, ऐसे जॉइंट ऑडिट वर्क करता है। कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। और एकदम लास्ट पार्ट इसमें कि जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज क्या है, जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज क्या है। देखो जॉइंट ऑडिट का सबसे पहले एडवांटेज है कि एक्सपर्टाइज शेयर कर सकते हैं, बराबर ना। अगेन बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज देखो लोकल वाला अपना एक्सपर्टाइज शेयर करेगा, बिग 4 वाला अपना, और फिर लोकल वाले अपनी लोकल एरिया में स्पेशलाइज सर्विस देंगे, बिग 4 वाला अपना मल्टीनेशनल लेवल का स्पेशलाइज सर्विस देगा, तो बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होगा, और फिर क्लाइंट को भी इंप्रूव्ड सर्विस मिलेगा। क्योंकि अगर एक सिर्फ बिग 4 ही ऑडिट करता तो लोकल इंडस्ट्री के लॉ का वो इतना अच्छा ऑडिट नहीं कर पाता, लेकिन जॉइंट ऑडिट हो रही है तो लोकल सीए की वजह से और बिग 4 दोनों की वजह से क्या होगी, सर्विस इंप्रूव होगी, स्पेशलाइज काम होगा, वर्कलोड लोअर होगा, 2 लोग में वर्क डिवाइड हो गया। स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत सारे कॉमन एरिया में पता था ना, जहाँ पे सिग्निफिकेंट फैक्टर आ गया, बड़ी डिफिकल्टी आ गई, तो इन लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की टीम को डायरेक्शन दे सकते हैं, नए टीम को ट्रेन वगैरह करने की जरूरत नहीं, इसकी भी टीम है इसकी भी टीम है, दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाता है।
फिर काम कैरी करने का भी कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज मैं अकेले अगर ऑडिट करना तो मुझे ज्यादा स्टाफ लेना पड़ेगा, ज्यादा पगार देना पड़ेगा और ज्यादा टाइम देगा, टाइम इज मनी, तो कॉस्ट ज्यादा होगा। अब वर्क डिवाइड हो गया तो दोनों के स्टाफ डिवाइड हो गए, दोनों के स्टाफ कंपेरेटिवली कम कम जाएंगे, डिवाइड हो गए तो थोड़ा वो लगेगा, थोड़ा वो लगेगा, तो काम स्प्रेड हो रहा है तो स्टाफ भी कम लगेगा, स्टाफ की पगार भी कम आएगी, एंड फिर कम टाइम में अच्छा काम होगा। म्यूचुअल कंसल्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अभी हमने देखा वो स्टॉक और डेटर वाले में म्यूचुअल कंसल्ट किया, जिसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर एक जगह पे वो डिपार्चर वाला था, भले वो बिग फोर सीए के रिलेटेड नहीं था बट दूसरे के रिलेटेड था, उसने उसको बता दिया, म्यूचुअल कंसल्ट कर सकते हैं। फिर हमने बोला भी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे रिलायंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो अपना वर्क को स्प्रेड कर सकती है, लोकल फर्म सीए को अपॉइंट करेगी, वो बेटर पोजीशन में होगा। लोकल सीए जो जॉइंट ऑडिटर बनेगा उसको डिटेल्ड वर्क नॉलेज होगा लॉ एंड रेगुलेशन का, लोकल लॉ का। डेफिनेटली दो सीए है, दोनों परफॉर्म करेंगे तो दोनों सीए को एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा, ये परफॉर्म करा मेरे को उससे परफॉर्म करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, उसको लगेगा ये मेरे से बेटर परफॉर्म करा है तो मुझे और मेहनत करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होता है। तो जॉइंट ऑडिट का ये एक एडवांटेज है। गाइज मैंने तुमको बोला एसबीआई का भी जॉइंट ऑडिट होता है, तो एसबीआई को भी तो जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज होता होगा। अब कैसे याद रखेंगे ये एवरीवन, देखो एस शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज का एडवांटेज, बी बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एडवांटेज, आई इंप्रूव्ड सर्विस का एडवांटेज। अभी एसबीआई में ना कोई भी एसबीआई के लोकेलिटी में जाओ, कोई भी एसबीआई के लोकेलिटी में जाओ, लोकल ब्रांचेस में जाओ, वहां पे तुमको दिखेगा कि एसबीआई के सारे स्टाफ ने कुछ म्यूचुअली कुछ डिसाइड करके रखा है। क्या डिसाइड करके रखते हैं लोग कि हम लोग वर्कलोड ज्यादा नहीं लेंगे, हम लोग ज्यादा वर्कलोड नहीं लेंगे, जो आएंगे उनको बोलेंगे भैया क्या करो लंच के बाद आओ। अभी ज्यादा वर्कलोड नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वर्कलोड कम लेंगे तो ये लोग काम भी कम कैरी करेंगे, बराबर ना। और ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम कम वर्कलोड लेंगे, कम काम कैरी करेंगे, बिकॉज ये बोलते हैं हमको हेल्दी रहना है। क्या रहना है? हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने का ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब हेल्दी रहना है, काम कम करेंगे तो एसबीआई का मैनेजमेंट भी सोचता है इनको ट्रेनिंग वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट भी बच जाएगा, ट्रेनिंग का स्टाफ को डेवलप करके ट्रेन करके डेवलप करने का भी कॉस्ट बच जाएगा, बिकॉज इसमें हेल्दी रहना है, वर्क कम करना है। समझ में आ रहा है क्या गाइज? इससे पूरे 9 के 9 पॉइंट्स याद रहेंगे एडवांटेज। क्या ये एसबीआई के लिए एडवांटेज है? यस। तो एसबीआई मतलब शेयरिंग, एस बी बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आई इंप्रूव्ड सर्विसेज टू क्लाइंट। एसबीआई के लोगों को लोकल एरिया में जाओ बोलेंगे लंच के बाद हो, मतलब उनका मेंटालिटी क्या है? म्यूचुअल कंसल्ट करके रखा है कि कम वर्कलोड, कम काम करेंगे, वर्कलोड कम लेंगे तो ये लोग काम भी कम कैरी कर रहे हैं, बराबर। और ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको हेल्दी रहना है, और इनको हेल्दी रहना तो इनके मैनेजमेंट भी बोलते हैं इनको हेल्दी रहना है, काम करते नहीं इसलिए हम उनको ट्रेन भी नहीं करेंगे। क्या सारे एडवांटेज इससे याद रहेगा? यस, इजीली याद रहेगा। और लास्ट पार्ट, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एसए 299 के हिसाब से? देखो जॉइंट ऑडिटर्स को फीस शेयर करना पड़ेगा, जॉइंट ऑडिटर को फीस शेयर करना पड़ेगा। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट स्टैंडिंग की जॉइंट ऑडिटर, एक बिग फोर है, एक छोटा सीए फर्म है, तो छोटे सीए फर्म को थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो बड़ा बंदा है ना, मेंटली वो लगेगा ये तो बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनी ऑडिट करता है, तो साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज है। फीस शेयर होगा, लक्ष्मी शेयर होगी, तो वो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, बिग फोर सुपीरियर है तो ज्यादा भाव ना दे छोटे सीए फर्म को, वो बोले मैं तो सुपीरियर हूं तू क्या है, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। इंफीरियर फील करवा सकता है, लोअर फील करवा सकता है दूसरा ऑडिटर को, ये भी एक डिसएडवांटेज है। कोऑर्डिनेशन ना हो, अब देखो अभी हम लोग ने कोऑर्डिनेशन का पॉइंट पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेशन था ना, कि अगर एक ऑडिटर को, बिग फोर के ऑडिटर को कोई ऐसी नोटिस हो रही मिस्टेक जो दूसरे ऑडिटर के काम की है, तो डेफिनेटली उसको उसके बारे में बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, इसको बोलते कोऑर्डिनेशन। सेम वाइसा वर्सा, लोकल सीए फर्म को कुछ मिला जो बिग फोर के सीए फर्म के रिलेटेड है तो वो उसको बताना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन। बट ये होगा क्या, तुमको लगता है कोऑर्डिनेट ना करे, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है लोग, तो ये एक डिसएडवांटेज होगा कि नहीं? ठीक है। फिर कॉमन एरिया का वर्क, जैसे WR लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कॉमन एरिया में जैसे प्लानिंग स्टेज पे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, कॉमन एरिया जैसे 315 का रिस्क असेसमेंट, उस टाइम पे वो सोचेगा कॉमन एरिया तू कर, वो सोचेगा ये कर, वो सोचेगा तू कर, वो सोचेगा वो कर। जैसे घर में बोलते हैं ना, मम्मी ने बोल दिया किसी को 1 गिलास पानी लाने, घर में 2 लोग बैठे, कॉमन काम दे दिया, पानी तो आएगा नहीं, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो कॉमन एरिया का वर्क नेग्लेक्ट हो सकता है, वो बोलेगा सोचेगा वो करे, वो सोचेगा वो करे। और फिर सपोज तुमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी,
और कल सपोज कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दे दिया गई और ट्रू एंड फेयर या अनमॉडिफाइड ओपिनियन वगैरह कुछ भी दे दिया और कल ये ओपिनियन गलत निकल गया और यूजर ऑफ एफएस बर्बाद हो गए, तो कल ऐसा भी हो सकता है वो बोलेगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो बराबर ऑडिट किया था, उसके पार्ट पे गलती थी इसलिए गड़बड़ हुआ। तो अनसर्टन है कि किसकी लाइबिलिटी होगी वर्क डन की, वो पता नहीं है। एक दूसरे की गलती निकाल सकते अगर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने तो बराबर किया था इसलिए ट्रू फेयर बोला, इसने बराबर नहीं किया फिर भी ट्रू फेयर डाल दिया, इसके काम में गलती थी इसलिए ओपिनियन अलग हो गया, मिसलीडिंग हो गया, ऑडिट रिस्क बढ़ गया। एक दूसरे की गलती कर सकते हैं, अनसर्टन लाइबिलिटीज। अब गाइज ये डिसएडवांटेजेस कैसे याद रखेंगे, तो एकदम सिंपल, भाई एसबीआई वाले को याद करो, एसबीआई बैंक में अगर कुछ स्टाफ को कॉमन एरिया का वर्क दिया होगा, क्या लगता है कॉमन एरिया का वर्क दिया रहेगा, दोनों क्या करेंगे, तू कर, क्या नेग्लेक्ट करेंगे कि नहीं कॉमन एरिया का वर्क। उसमें एक स्टाफ बोल सकती है मैं सुपीरियर हूँ, हाँ मैं तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तू ये काम करेगी, ये काम मैं नहीं करूंगी कॉमन एरिया का। अब ये सुपीरियर ने ऐसा बोल दिया तो इसके लिए क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो गया, दोनों ने झगड़ लिया, हाँ तो सुपीरियर है तो ये कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों ने एक दूसरे का बाल बाल खींच के मारपीट कर लिया, बताओ दोनों साले पागल की तरह लड़ रहे थे, तो साइकोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ा, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, दोनों का इलाज किया। अब फीस कौन बेयर करेगा, ये दोनों ही बेयर करेंगे, फीस इन दोनों ही बेयर करेंगे, बराबर ना। और ये दोनों ने जो कॉमन एरिया का झगड़ा किया, तू कर, ये लोग ने ये काम नहीं किया, कल इसकी वजह से बैंक में कोई लाइबिलिटी आएगा, अनसर्टेन लाइबिलिटी, तो फिर कौन जिम्मेदार है, कैसे पता चलेगा, समझ में आ रहा है। ये थे डिसएडवांटेज ऑफ एसए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ एफएस। गाइस हमने पूरा डिटेल में जॉइंट ऑडिट ऑफ एफएस कर लिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, स्टिल कोई भी डाउट होगा क्वेश्चंस में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।